मार्कर से देना उधर से। चलिए रिवाइज करिए अब तक जो सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े वेक्टर्स के बारे में। एमन पर्दा खींच लो उधर पीछे का। ऊपर का इधर का खींची, ऊपर का सरका दी। बेटा ऊपर का इधर ठीक कर दे पर्दा। तेरी हाइट अच्छी है इसलिए बोल रहा तेरे को। चलिए जल्दी जल्दी आइए अंदर, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, बोल्ट लगा दीजिए। लास्ट टाइम क्या क्या पढ़े थे आपने? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ ना। आपको पता चल गया होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, जिसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition. If two vectors are represented in magnitude by two sides मत खोलना and direction by two sides of a triangle in same order, then the resultant vector is represented by the third side of triangle taken in opposite order। दो वेक्टर्स हैं ओके, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के साथ दिया हुआ है इन सेम ऑर्डर। बोले कैसे? ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, है ना। अगर मैं देखूं गौर से तो ऐसा देखने में लगता है कि ये ट्राइंगल के दो साइड्स है और ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। ये एक ऑर्डर में मतलब एक के पीछे एक। बचपन का आपको याद होगा नर्सरी में जब असेंबली में आप सब लोग जाते थे, कैसे जाते थे? सामने वाले के पर हाथ रख के, है ना, यूं यूं करके सब लोग जाते थे। वो लाइन इधर मुड़ती थी, आप भी ऐसे मुड़ते थे, है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही कुछ खेल यहाँ पर है। इसे कहा जाता है द हेड ऑफ अ वेक्टर, इसे कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर। अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से टकराता है, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से टकराता है, तो माना जाता है कि वो दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जैसे मान लो ये दो पेन्स, आप इसको हेड बोल सकते हैं, ये टेल है, तो देखो ये एकदम एक के पीछे एक है,
है ना, बच्चे जा रहे छोटे छोटे एक के पीछे, एक ने मुड़ा, है कि नहीं। अब ये भी मुड़ने वाला है आगे, बट इमेजिन कर लो ऐसा, ये एक के पीछे एक माने जाएंगे ना, है ना। तो वैसे ही ये दो वेक्टर्स हैं, और ये दो वेक्टर्स इस तरह से अरेंज्ड है कि ये ट्राइंगल के दो साइड्स नजर आते हैं, और इन सेम ऑर्डर, एक के पीछे एक, है ना। तो जो इन दोनों को मिलाकर मिलाकर मतलब ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट एडिशन नहीं है, कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इन दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट बोलते क्या होता है, नतीजा, है ना। जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो तीसरा वेक्टर रहेगा या तीसरा साइड ऑफ ट्राइंगल रहेगा ऑन द, कैसा, ये पेन बड़ी नहीं है ना, है ना। तो ये रहेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, है ना। अब आप देखेंगे कि इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के हेड के साथ टकरा रहा है ना। वही आप इमेजिन करो, दो बच्चे ऐसे जा रहे हैं लाइन से, और एक बच्चा इधर से आ गया, तो ये सेम ऑर्डर में है कि अपोजिट ऑर्डर में, है ना, ये अपोजिट ऑर्डर में। तो एक लौता आपका कहा जाएगा ये वेक्टर है जो उसके अपोजिट ऑर्डर में है इन दोनों के। तो ये एक लौता वेक्टर जो इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में है, इसे माना जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब थोड़ा समझो ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये है आपका घर, ये है आपकी क्लास, ये है आपके फ्रेंड का घर, और ये है आपकी क्लास। अभी सब लोग सुबह सुबह घर से, है ना, क्लास पे आए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, एक बंदा क्या करता है, घर से पहले अपने दोस्त के यहाँ गया होगा, काफ़ी लोग गए होंगे आज, फिर वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके क्लास का रुख किए होंगे और क्लास पे पहुँच गए। फिर एक बंदा आप ही के घर से निकला, मान लो आपका भाई या आपका पड़ोसी, वो डायरेक्ट क्लास पे पहुँच गया। आप ये दो रास्ते से गए, वो एक अकेला इसी सिंगल रास्ते से गया, मतलब ये अकेला रास्ता इन दोनों रास्तों के रिजल्ट के बराबर है, लंबाई के बराबर नहीं, रिजल्ट के बराबर। फिर काम क्या था, घर से निकलना था, क्लास पे पहुंचना था। तो रिजल्ट क्या होगा, क्लास पे पहुंचना। रिजल्ट क्या होगा, क्लास पे पहुंचना, ये हमारा रिजल्ट है। तो हम कहेंगे कि ये पहले इधर गए, फिर यहाँ मुड़े, फिर इधर चले गए और क्लास पे पहुंचे, और ये एक अकेला बंदा डायरेक्ट क्लास पे पहुंचा। तो मैं बोलूँगा इसके दो रास्तों का रिजल्ट, इसके दो रास्तों का रिजल्ट इसके एक रास्ते के रिजल्ट के बराबर है। तो ये एक रिजल्टेंट है। आपने एक नाम सुना होगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो सुनार के 100 फोर्सेस और लोहार का एक फोर्स। तो वो जो लोहार का एक फोर्स है, सुनार के 100 फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है कि नहीं। मान लो मैंने कहा कि ये कीला ठोकना है ना, बोल बेटा, कितना भी समझ बोल दो, कौन सुधरेगी नहीं। जल्दी आओ टाइम पे, चेयर को देना था। गर्ल्स भी है क्या? अरे आगे बैठो ना, रे जगह है ना, पीछे जबरदस्ती घुस रहे। वो चेयर बेटा, बैग उठा लो आपका। चलिए, हुआ बेटा, पानी रख देना वहां पर। तो हम बोल रहे थे ये कीला ठोकना अंदर है कि नहीं। अब हुआ क्या कि एक बंदा आया, ठोक के गया, दूसरा आया, ठोक के गया, तीसरा आया, ठोक के गया, है ना। 3 बंदों ने फोर्सेस लगाया और मैंने क्या देखा, कीला ऐसा 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 करके आधा तकरीबन अंदर चला गया, है कि नहीं। और बाद में भाई हमारे रख दो,
है ना, अनस साहब आए, है ना, वो आए सीधा, है ना, ठीक है। तो अनस का फोर्स इन तीनों के फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट है ना। इन तीनों के फोर्स का बराबर जो रिजल्ट निकला वो अनस के फोर्स के से रिजल्ट निकल गया। आई बात समझ में। तो रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिंपली ऐड करना है, एक टारगेट है वो अचीव करना है। हो सकता है आप उसको मल्टीपल स्टेजेस में अचीव करें, और कभी कभार क्या करते हैं आप सिंगल स्टेज में उसको अचीव कर लेते हैं। तो वो जो सिंगल स्टेज होता है वो मल्टीपल स्टेजेस का क्या है, रिजल्टेंट होता है। ये समझ में आया क्या, है ना। आप यहाँ से निकले थे, यहाँ से घर पे पहुँचे थे, सॉरी क्लास पे पहुँचे थे, है कि नहीं, और फिर घर यहाँ से डायरेक्ट निकले क्लास पे पहुँच गए, तो ये वाला क्या है, इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो मैं ये लिखूँगा कि वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इस एडिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि इनको ऐड करना है, इस एडिशन का मतलब ये हुआ कि वेक्टर P और वेक्टर Q का मिला के जो रिजल्ट निकलेगा वो एकलौते R के रिजल्ट के बराबर रहेगा, है ना। आपको ऐसे कई सारे डायग्राम्स दिए जाएंगे, जैसे DPP जो दूंगा मैं उसमें भी आपको दिखेगा कि डायग्राम मिलेंगे आपको, और आपको पहचानना रहेगा कि इसमें रिजल्टेंट क्या है, और रिजल्टेंट पहचान के आपको एक ऐसी इक्वेशन बनाना रहेगा। चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक दो डायग्राम्स हम लेते हैं। जैसे कि मैं आपको जो दे रहा हूं, पहला यस बट प्लीज बी ऑन टाइम। इस तरह से 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, बेटा दरवाजा बंद कर दो अच्छे से। इस तरह से 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, है ना। अब आप मुझे बताओ इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, एक मिनट, कौन सा है, एक्स इकलौता है जो अपोजिट ऑर्डर में है। देख इधर y और z एक के पीछे एक आ रहे हैं, z के पीछे कौन आ रहा, y, है ना। ये इसके टेल से इसका हेड टकरा रहा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। इसके हेड से इसका हेड टकरा रहा, मतलब ये इकलौता है जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन को, z इज इक्वल्स टू वेक्टर x इज इक्वल्स टू वेक्टर y प्लस वेक्टर z। अरे रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है, x, ये एक लौता है ना जो अपोजिट ऑर्डर में है। ये 2 बच्चे जा रहे हैं ना भाई, एक के पीछे एक, है कि नहीं। तो ये दोनों कैसे, सेम ऑर्डर में, ये एक लौता है जो अपोजिट ऑर्डर में, आया ना। तो इसको इक्वेशन को आप ऐसा लिखेंगे, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है। वेक्टर L, वेक्टर M, वेक्टर N। एक मिनट, सबसे पहले तो बताओ इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, कौन सा रिजल्टेंट है, N है, M है कि N है, M फॉर मंसूर या N फॉर किसका नाम लूँ मैं, अबे N साले, M फॉर मंसूर होता है ना, मंकी बोल रहा, N फॉर नेस्ट पकड़ ले, N फॉर नेहा। तो नेहा बोले तो ऐसी कुछ कॉमन नाम होगा, तुम लोग कुछ भी हाँ ऐसा का क्या हो गया। N फॉर निसार, बस खुश, हाँ एक्सप्रेशन ही बदल गया तुम्हारे तो, ठीक है। तो भाई बात चल रही थी रिजल्टेंट कौन है, नेहा है कि मंसूर है, नेहा, N फॉर नेहा। तो ये रिजल्टेंट है, और देखो L और M ये दोनों कैसे है, सेम ऑर्डर में, और अकेला N जो है वो अपोजिट ऑर्डर में। तो मैं कहूंगा कि ये रिजल्टेंट है हमारा, और वेक्टर L प्लस वेक्टर M, है ना। आप यहां से निकलोगे, यहां जाओगे, फिर घूम फिर के यहां आओगे, इससे अच्छा डायरेक्ट यहां पहुंच जाओ, एक ही बात है। तो समझ में आया क्या रिजल्टेंट पहचानने का, है ना। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एग्जाम्पल।
अभी हम लोग को ये है आगे आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मतलब अगर तुमसे ये कहा गया कि सर मैं यहाँ से 4 मीटर चल के गया, फिर मैं अराउंड 60 डिग्री के एंगल पे घूम गया और 5 मीटर चल के गया, है ना, तो मैं चल के कितना गया, पहले कितना गया 4, बाद में 5, कुल मिला के कितना चल के गया 9 मीटर। आप बोल रहे हैं कि आप सर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते थे, इतना घूम फिर के जाना ज़रूरी नहीं था। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाता तो वो मुझे रास्ता कितना पड़ता था, साथ वो कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला देखना अपने को। तो वो बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये इतना नोट कर लो, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा फास्ट नोट करेंगे आप। जल्दी दी हाथ चलाओ। अस्तगफिरुल्लाह। फटाफट लिखो। बेटा एक मिनट, उसका नहीं है वो, इधर का रहने दो। जल्दी जल्दी लिखें। तो छोटा सा गैप दिया इसका। हो गया? क्या रहेगा अगर तीनों एरोज ऑर्डर में, तो लिखेंगे कैसा? मान लो LMN तीनों ऑर्डर में, एग्जाम्पल के तौर पे एक भी ऑपोजिट ऑर्डर में नहीं है, तो फिर क्या? LMN तीनों ऑर्डर्स में, एक भी ऑपोजिट ऑर्डर में नहीं है, तो क्या? हाँ, क्या लगता है अगर LMN या XYZ PQR तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में एक भी नहीं है, तो क्या? L इक्वल्स टू M इक्वल L इक्वल्स टू, फिर से वो कोई भी तीन, जैसे मान लो PQR सेम ऑर्डर में, तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में, तो क्या आएगा? ट्राइंगल लॉ तो फॉलो नहीं करता हो, या फिर हम लोग फिर भी लिखना चाहे तो उसको लिखेंगे वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R इक्वल्स टू 0, है ना, 0। खैर हो गया, प्लीज बी फास्ट। मैं इसके जो फॉर्मूले आने वाले हैं वो डायरेक्ट लिखा रहा हूं, डिराइव करके नहीं बता रहा हूं,
है ना, क्योंकि डेरिवेशन का हमें कोई काम नहीं है उसके, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले का काम है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आऊँगा, आपको बता दूंगा कि देखो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। फिर भी आप अगर डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें डेरिवेशन है, बट इट डजेंट, मतलब आपको कोई इसकी नेसेसरी है ही नहीं, उसकी ज़रूरत कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं इसकी डेरिवेशन की। नॉलेज के खातिर आप देखना चाहते थे देखो, बट एज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट, आई जस्ट डोंट थिंक सो दैट यू वांट टू गेन द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। चलो हो गया, एग्जाम्पल हो गया ये वाला, ठीक है। फिर आपको हेडिंग देना है और ये वाला डायग्राम फिर से बनाना है, फिर आगे का लिखना है। हेडिंग ये देंगे आप, कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा अभी बात ही नहीं है, रिजल्टेंट देख रहे भाई। तो हम क्या देखते हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये मेरा पहला वेक्टर है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अचानक से आपने पलटी मार दी, आपने डायरेक्शन चेंज कर दिए। मैं पूछूंगा कितने एंगल से चेंज किए, से थीटा एंगल से आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए, है कि नहीं। तो फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप सीधा जाते तो भी यहीं पहुंच जाते। और जैसा मैंने कहा, आप अगर सवाल ऐसा मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 4 मीटर ऐसा गया, फिर 60 डिग्री के एंगल से बेंड किया, मुड़ गया, अपने रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, फिर 5 मीटर ऐसा चल के गया और मैं क्लास पे पहुंच गया। आप बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट रास्ता था, यहाँ से जाता तो शॉर्टकट था, तो जल्दी पहुंच जाता था, है ना। वैसे तो मैं 9 मीटर चल के गया, मगर अगर यहाँ से डायरेक्ट जाता तो कितना पड़ता था वो। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। R रिजल्टेंट है, P आपका फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q क्या है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। आई बात समझ में। फिर से पूछता हूँ, फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। वंस अगेन, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। वंस अगेन, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। वंस अगेन, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। आया समझ में आपको। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, समझ में आ गया अनस, समझा, ठीक है। अब ऐसा है बेटा, आगे आपने ये तो बता दिए कि भैया अगर आपको ये रास्ते से जाएंगे तो वो कितना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। आपको एक और चीज़ लगेगी क्लास पे पहुंचने के लिए, अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो है डायरेक्शन। सर ये रोड मुझे सीधा नज़र आ रहा है, ये रोड बना हुआ नज़र आ रहा है कि ये रोड से जाओ, फिर ये रोड से जाओ तो आप क्लास पे पहुंच जाओगे। आप बोल रहे हो ये कच्चे रास्ते से, या ग्राउंड है, सामने ग्राउंड है पूरा, कोई रोड बना हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या डायरेक्शन रखूँ अपना, मैं अपना क्या डायरेक्शन रखूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लास पर ही पहुँचूँगा, है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसा जाऊँगा तो कहीं और चले जाऊँगा, ऐसा जाऊँगा तो कहीं और चले जाऊँगा। आप बोल रहे कि सीधा चलना है ना, यहाँ से सीधा जा। अब जैसे मैं बोलूँगा यहाँ से सीधा जा, पेट्रोल पंप है ना, अब सीधा कहाँ, ऐसा जाऊँगा सीधा नहीं ना, बोले सर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना अरे मैं सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलूँगा मैं ये इधर जा सीधा, है ना, ऐसा बोलूँगा कि सीधा इधर जा। अब देख मत, बस इमेजिन कर, है कि नहीं, सीधा से इधर जा, तेरे को पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मैंने तो बोलेगा तो मैं ये रोड से जाता, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर वैसा पहुँच जाता। इससे अच्छा डायरेक्ट तेरे को डायरेक्शन बता रहा मैं, यहाँ से जा तो 4 मीटर दूर तेरे को वो तेरा पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो एक तो पता चल गया कि कितना चल के जाना पड़ेगा,
दूसरा क्या, डायरेक्शन चाहिए मुझे, कि मुझे अपने इस रोड से कितना एंगल मुड़ना पड़ेगा, इस रोड से कितना एंगल मुड़ना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंचूंगा। तो अब मेरा टारगेट है ये डायरेक्शन का पता लगाना, अल्फा से इंडिकेट करेंगे, है ना। डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट का, किसका डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का, किसका, रिजल्टेंट का, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, p क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थीटा क्या है, फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर के बीच में का एंगल। ये फॉर्मूले में डालो और इधर से आपको एंगल मिल जाएगा। अब ये tan इनवर्स, सर बोले ये क्या आ गया tan इनवर्स, जो बच्चे ने बता दूं मैं। देखो आप जानते हैं एंगल से वैल्यू निकालना जानते हैं। जैसे मान लो sin 30 बोलता हूं मैं, तो क्या होता है 1/2, sin 30 1/2 होता है। साइन को उधर लेके जा, तो जब तू साइन को उधर लेकर जाएगा तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तुमने एंगल से वैल्यू निकाले, एंगल से वैल्यू निकाले, इतना मालूम होगा कि साइन 30 1/2 होता, साइन 30 1/2 होता, ये सभी को मालूम है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री एंगल इज 1/2। तो मैंने एंगल से वैल्यू निकाला, और अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू ले लेता हूं, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू, तो वो आपको देता है एंगल। समझा क्या। तो ये कोई भी नंबर आएगा उसका साइन इनवर्स ले लो तो वो आपको दे देगा एंगल। मिसाल के तौर पे ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो ब्रैकेट में है ना, उसकी वैल्यू डालने के बाद, क्यू की, थीटा की, सब की वैल्यू डालने के बाद, मिसाल के लिए ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ रहा है, पूरा ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो आप लिखेंगे उसको अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। फिर मैं आपसे पूछूंगा कितने एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है, तो आप शायद मालूम tan 45 1 होता है। तो आप कहेंगे सर अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। अल्फा इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 45 डिग्री। आई ये बात समझे आपको। तो वैल्यू से एंगल निकालें। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे कुछ लॉग बुक के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ये पार्ट, कि वैल्यू से एंगल निकालना, है ना। एंगल का क्या है, आपको एंगल से वैल्यू निकालना तो आपको मालूम ही होगा अभी तक के, कि साइन 30 1/2 होता, कॉस 30 √3/2 होता, है ना, और साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, tan 45 1 होता है। ये सब एंगल से वैल्यू निकालना आपको मालूम है अभी तक, वो भी नहीं मालूम क्या, मालूम ना। साइन 30 बेटा आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है, तो करो ना बेटा। आप 11 12 में आ चुके अपन, अब थोड़ी वो कर सकते हैं अपन। तुम्हारे पास, तुम शुरू से है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में थे ना तुम, तो मैंने तो पढ़ाया था उसमें। हाँ नहीं तो फिर अभी देखो रिपीटर सुनो, ईद के बाद रिवीजन बैच जो स्टार्ट होने वाली है, मैं उसको बेसिक से लेने वाला हूँ। जिनका ट्रिग्नोमेट्री ये वो सब हिला हुआ है ना, तो उसको पूरा आके कवर करे, है ना। और मेरे को वैल्यूज़ याद चाहिए। आप लोग 11th में हो अभी, है ना, नीट की तैयारी कर रहे हो, नेशनल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसको 20-21 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र इटसेल्फ में अराउंड 2.7 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं सिर्फ 5000 सीट्स के लिए, वो भी कम है उससे भी, मैं जस्ट एक रफ फिगर ले रहा हूँ। तो 5000 सीट्स के लिए 2.7 लाख स्टूडेंट्स, 2.8 लाख पकड़ लो, 80,000, 2,80,000, तो 2,75,000 बच्चों को पीछे ढकेल के आपको जाना है आगे। तो आराम से घर में बैठकर अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में, मेरे को जब मन करेगा तब मैं याद करूंगा तो करूंगा, नहीं तो ठीक। ऐसा नहीं चलने वाला। आपके लिए कोई रेड कारपेट बिछा के नहीं बैठा है कि आप चल कर आएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। आप डॉक्टर बनेंगे हमारे लिए, वो है बोले क्या बोलते उसको हिंदी में,
हमारे लिए उद्धार की बात है, गर्व की बात है, आप डॉक्टर बन गए, हमारे लिए जन में याद नहीं आ रहा हिंदी में इसको कैसा बोलते, तो है ना, एहसान, हमारे लिए एहसान की बात है कि आप डॉक्टर बन गए, है ना। तो ये ऐसा कोई नहीं करने वाला, आपको लड़ झगड़ के बोले सर मारा पीटी करने का है, बोलो किसको मारने का है, अरे भैया वो मारा पीटी नहीं रे भाई, है तुमको वो एक, तुमने अगर कोटा फैक्ट्री देखे होंगे तो वो जो सीज़न 2 में पहले ही है दिन वो स्पीच देता है, आपका कंपटीशन आपके पास ही मौजूद है, आसपास ही मौजूद है, तो वो कैसे देखते एक दूसरे को दोस्त है कि तो बस वही फीलिंग रखने का है, मगर ऐसा नहीं कि भाई खुन्नस रख रहे एक दूसरे के खिलाफ, जलसी रख रहे, नहीं, मगर मेहनत करना है ना, ठीक है। तो देखो ये एंगल से वैल्यू निकाले, ध्यान दो, एंगल से वैल्यू निकाले, साइन इनवर्स लेते हैं आप वैल्यू का तो उससे क्या मिलता है, एंगल, वैसे ही tan इनवर्स लेंगे वैल्यू का तो क्या मिलेगा, एंगल, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि पता चले कि इस लॉ का यूज़ कैसे होता है। हाँ, एक और बात बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसका हमेशा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, यहाँ पर कुछ और भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि वेलोसिटी। बोलिए सर वेलोसिटी कैसे, देखो मान लो आप एक गाड़ी से जा रहे हो और आपकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, v1, आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ पहुँच गए, वेलोसिटी क्या थी आपकी, v2, है कि नहीं। जो भी आपकी 100 की स्पीड से जा रहे थे, फिर आपने एक एंगल से बेंड किए और 100 की स्पीड से पहुँच गए। इमेजिन करो कि मैं अपनी मंजिल पे 1 घंटे में पहुँचा, मैं अपनी मंजिल पे 1 घंटे में पहुँचा, कितनी देर में, 1 घंटे में मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया, है ना। अब मैं बोलूँगा कि तुम कितनी स्पीड से गए, तो बोले 100 की स्पीड से ऐसा गया, 100 की स्पीड से ऐसा गया, है ना। मैं बोलूँगा कि अरे भाई तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों गए, तुम ये डायरेक्शन में जाते, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते और उतने ही टाइम में तुम ये सीधा सीधा चले जाते, है ना, और तुम्हारा पेट्रोल बच जाता, है ना, तुम घूम फिर के गए, तुम्हारा पेट्रोल ज़्यादा चले गया। तो वही होता है कि अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि ऐसा जाने के बजाय अगर मैं इतनी स्पीड से यहाँ पहुँच जाता, उतनी ही टाइम में मैं पहुँच जाता था, तो ये जो वेलोसिटी होगी इन दोनों की क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। अभी अगला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल में देख लो आप, कंसिडर a car traveling at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन करो कि एक कार है जो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन इन ईस्ट डायरेक्शन। It suddenly takes a 90-degree turn to north, maintaining the same speed. Calculate the नेट वेलोसिटी, या बोलना चाहिए इक्विवेलेंट वेलोसिटी ऑफ द कार एंड द डायरेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट velocity in terms of geographical directions। अब क्वेश्चन को पहले तो पढ़ो, समझो, डेटा को पहचानो। कंसिडर अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कहाँ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। अचानक से क्या करी, टर्न ले ली, कितने का, अब कहाँ जा रही, नॉर्थ में। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका।
तो मैं कहूँगा v1 इज इक्वल्स टू, या चलो एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ वेक्टर v1 और ये वेक्टर v2। ईस्ट को जाते जाते मैंने क्या करा, नॉर्थ का टर्न ले लिया। इमेजिन करो, पहले पेज पे मैं बना देता हूँ, ये रहेगा नॉर्थ, ये रहेगा ईस्ट, ये रहेगा वेस्ट और ये रहेगा साउथ। तो ईस्ट को जाते जाते आपने कहाँ टर्न ले लिए, नॉर्थ में ले लिए। आपकी स्पीड क्या थी बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। टर्न लेने के बाद वही 90 टर्न लेने के बाद 50 थी ना, मेंटेनिंग द सेम स्पीड। हाँ ठीक है, तो वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, मान लो आप ईस्ट में गए 50 की स्पीड से, फिर ऊपर नॉर्थ में गए 50 की स्पीड पे, और नंबर जो टाइम का मैं बोलने वाला हूँ आप जस्ट एक इमेजिन कर लो, जैसे एक नंबर जो बोल रहा हूँ मैं कैसी रफ बोल रहा हूँ। तो मान लो कि 2 घंटे में आप अपनी मंजिल पे पहुँच गए और अच्छा लंबा चौड़ा रास्ता आपने लिया। फिर वो बोलेगा अरे भाई इतना लंबा चौड़ा क्यों गए, कितने का पेट्रोल लग गया? आप बोलेंगे सर 2000 का लग गया। इससे अच्छा तुम यहाँ से जाते थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। तुम्हारी शर्त क्या थी? तो बोले सर 2 घंटे में ही पहुँचना है। तो तुम इस डायरेक्शन में जाते और कम से कम इतनी स्पीड रखते जो मैं अभी निकालने वाला हूँ, है ना, कम से कम इतनी स्पीड रखते तो उतने ही वक्त में उसी जगह पे तुम पहुँच जाते। तो ये वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी की क्या हुई बेटा, रिजल्टेंट। अब वो निकालूंगा कैसे? आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं बेटा मैं आपको, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v नहीं 50 बोल देता हूं मैं, नीचे लिखता हूं उस जगह, v1 इज इक्वल्स टू v2 देखो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, है ना। गाड़ी की जो स्पीड थी पहले भी और बाद में भी सेम थी, तो उसको v1 v2 बोलने के बजाय सिर्फ एक सिंबल इस्तेमाल करो v, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो कैसी है, सेम है। आया ना, ये समझा गया। मैंने क्या कहा कि v1 इक्वल्स टू v2 है, मैं जानता हूं कि 50 है, ये भी 50 है, तो क्यों ना उसके लिए एक ही सिंबल का इस्तेमाल करो, वो है v, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। मगर एक बात याद रखना, v1 इक्वल्स टू v2 है, मगर वेक्टर v1 ये कभी भी वेक्टर v2 के इक्वल नहीं है। ये समझा क्या? v1 v2 के बराबर है, मगर वेक्टर v1 वेक्टर v2 के बराबर बिल्कुल नहीं है। बता सकते बेटा कैसे? डायरेक्शन अलग अलग है। जब भी अपन वेक्टर बोलते तो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन पे फोकस है। यहां जब मैं v1 इक्वल्स टू v2 बोल रहा था तो मेरा फोकस किस पे था, मतलब सिर्फ वैल्यू पे, और मुझे मालूम है कि वैल्यू कैसी उनकी सेम है। जब मगर मैं वेक्टर v1 वेक्टर v2 बोल रहा हूं तो डायरेक्शन चेंज है, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर कोई दो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 अगर मैं गलती से सेम बोल देता हूं तो इसका कहने का मीनिंग यह हो जाता है कि इनकी वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, मैं मान लिया। हमारा मेन था टारगेट कि हमको v इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको बोलूँगा मैं v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अरे भाई 90 के एंगल से मोड़ा ना अपने, है ना, जा रहा था वो सीधा इधर 90 डिग्री के एंगल से मुड़ गया, वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 90 डिग्री टर्न। और कौन बताएगा cos 90 क्या होता है? 0। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। फिर क्या बचेगा? v इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। मगर मैं बोलूंगा सर v1 और v2 तो सेम है, वो तो सेम है, आप जिसको v लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं लिखूंगा इसको, आप ऐसा लिख सकते हैं v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। फिर v के स्क्वायर को बाहर निकालो तो क्या लिख सकता हूं, रूट 2 टाइम्स ऑफ v, आया ना, रूट 2 टाइम्स ऑफ v लिख सकता हूं।
और अब मुझे बता v की वैल्यू क्या है, अभी अभी यहाँ लिखे थे 50 किलोमीटर पर आवर, तो v इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, है ना, √2 मल्टीप्लाई बाय 50, या जिसको मैं कहूँगा 50 मल्टीप्लाई बाय √2। आपको बता दूं √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। कोई मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है फिर ये, 50 को 1.414 से मल्टीप्लाई करो, या 14.14 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। चलो बेटा करो। नहीं समझा? कौन सा वाला? ये वाला, ये फॉर्मूला दिख रहा? हाँ, फॉर्मूले से डायरेक्ट 70.70, अच्छा ठीक है, ये है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर। तो बोले भैया चलता ना 10 लिखा, तो देखो भैया ऐसी बात हुई, आपसे ये कहा गया कि अगर आप 50 की स्पीड से ऐसा ट्रैवल करोगे, 50 की स्पीड से ऐसा ट्रैवल करोगे 90 डिग्री का टर्न लेकर, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, है ना। आपका शर्त थी कि भैया मुझे 2 घंटे में ही पहुंचना है और मेरी मंजिल पे पहुंचना है। तो आप बोलेंगे कि इसके लिए आपको कितना पेट्रोल का खर्चा लग गया, आप बोलेंगे मेरे को तकरीबन 2000 रुपये का पेट्रोल का खर्चा लग गया। फिर एक आपको बोलेगा अरे इससे अच्छा तू क्या करता, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, है ना, और 70.7 या 70 की स्पीड से 70 की स्पीड से गाड़ी चला के जाता, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता था पेट्रोल का, और वही 2 घंटे में तू अपनी मंजिल पे पहुंच जाता था, है कि नहीं। तो बच गया क्या? पेट्रोल। मतलब क्या? पैसा, है ना, पैसा इज एवरीथिंग। समझा गया, है ना। तो आपने को बस इतना मालूम करना है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूले को फॉलो करो। जैसे यहाँ वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q था, वैसे ही यहाँ पर वेक्टर v इक्विवेलेंट टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 था। वेक्टर v वॉज इक्विवेलेंट टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। समझा क्या? तो अब वेक्टर v इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है तो वो फॉर्मूले को फॉलो करो और कैलकुलेट करो। लिहून गया मग? टाइम क्या मुझसे? टाइम क्या कृष्णा, क्या प्रॉब्लम? कैलकुलेशन समझ में आया? लिखो बेटा। What else we have to try? हाँ बेटा,
तो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, और कॉस 90 क्या हुआ, तो जब 0 ट्वाइस और v1 v2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो बचेगा क्या सिर्फ बेटा कंसंट्रेशन रखो। चलो कोई मुझे ये सॉल्व करके बताओ, वो लिखो फटाफट, वो बाद इसको सॉल्व करके बताओ। देखते हैं सबसे फर्स्ट और करेक्ट आंसर किसका आता है। बी फास्ट। बातें नहीं। A man walking on ground for 3 km takes a turn of 60 degree, reaches the destination after walking further for 4 km. पहले 3 किलोमीटर वॉक किया उसने, बाद में 4 किलोमीटर, मगर जब पहले वो 3 किलोमीटर वॉक कर रहा था उसने 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर 4 किलोमीटर वॉक किया उसने और अपनी मंजिल पे पहुंच गया। है 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर अपनी मंजिल पे पहुंच गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू कहाँ से किए ख़त्म कहाँ पे किया, उसका बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस √51। देखते हैं, तो उधर से पहला जवाब आया है √51। देखते हैं वो सही है या गलत है। √51 सेकेंड, किसको, ये वाला ना, हाँ, तो इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, वो सॉल्व कर रहे क्या, हाँ, v1 नहीं अब x1 है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब पिछली बार वेलोसिटी थी, इस बार डिस्प्लेसमेंट है। बेटा बातें नहीं, पहले चले आप 3 किलोमीटर, बाद में 60 डिग्री के एंगल से बेंड होके आप चले 4 किलोमीटर अंडर रूट में √37। तो तीसरा जवाब यहाँ √37 आया है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या, गेट ओपन कर दूं, सफोकेशन हो रहा क्या, अहमद गेट ओपन कर दे, थोड़ा सा ओपन कर दे। हल्का सा, बस थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए। √47 भी आ सकता, अबे आ सकता नहीं है, क्या आया चलो देखो, x = √(x
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब x1 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 3 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हुआ फिर 9 प्लस 16, ये 2 और 2 गया प्लस 12। अब 16 प्लस 9 क्या होता है 25 प्लस 12 और ये कितना हुआ बेटा अंडर रूट ऑफ 37 किलोमीटर। वेरी गुड, क्या कशा आपका सही है 37। आया समझ में? ये है आंसर करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 37 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, एक आध ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, और फिर आगे बढ़ेंगे इसी का अगला पार्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, आज जाते से क्या करेंगे आप पहले थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे, थियरी को जो लिखा गया अनस अच्छे से पढ़ना समझ के। अनस बोले तो अनस के लिए नहीं, सबके लिए बात हो रहा मैं। फिर बाद में प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखना कि क्या हुआ कैसे हुआ। दिक्कत गई तो भैया हम आपके कांटेक्ट में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है ना, नहीं है तो भैया ले लो, है ना। और आप कभी भी पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम जा रहा है, ये डाउट जा रहा है, ये क्या कंसेप्ट है, समझे क्या? ठीक है, चलिए बाकी के देखते हैं बाद में। हाँ हाँ